इस कहानी की शुरुआत में हमें निमो नाम के एक चोर को दिखाया जाता है जो बताता है कि बचपन में उसकी टीचर ने उससे पूछा था कि अगर उसके घर में आग लग जाए तो वो अपने पेरेंट्स के अलावा कौन सी 3 चीजों को बचाएगा। निमो ने जवाब दिया था कि वो अपनी कैट को, अपने AC/DC रिकॉर्डर को और अपनी स्केचबुक को बचाएगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि उसकी कैट मारी गई। उसके पास जो AC/DC रिकॉर्डर था वो उसने किसी जानकार को दिया था जो उसने कभी नहीं लौटाया, पर आज भी उसके पास उसकी स्केचबुक है। अब हमें निमो को प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े पेंट हाउस में उतरता है जो कि मैनहट्टन में है। ये पेंट हाउस एक बहुत बड़े आदमी का है जिसे आर्ट वर्क को इकट्ठा करने का बहुत शौक है और यहाँ पर इगोन शीला जो कि एक बहुत ही बड़ी पेंटर है, उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं और वो उन्हीं पेंटिंग्स को चुराना चाहता है क्योंकि ये बेशकीमती है। वो अपने साथी से एक पासकोड मांगता है जिससे वो यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को 7 मिनट्स के लिए बंद कर देता है। वो पेंट हाउस के अंदर जाता है जहाँ पर उसे इगोन शीला के पोर्ट्रेट मिल जाते हैं, लेकिन वो खास पोर्ट्रेट उसे नहीं मिलता जो कि उसका सेल्फ पोर्ट्रेट है। ये बात वो रेडियो से अपने साथी को बताता है। उसका साथी कहता है कि अच्छे से देखो। निमो चारों तरफ अच्छे से देखता है लेकिन उसे वो सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं मिलता। उसका साथी कहता है कि तुम वापस आ जाओ और अब निमो गेट पर आता है जहाँ पर उसे पासवर्ड डालना है और जैसे ही वो पासवर्ड डालता है इस पूरे पेंट हाउस का सिक्योरिटी सिस्टम अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिस वजह से पेंट हाउस के अंदर अलार्म बजने लगते हैं जिससे निमो डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने साथी से भी पूछता है लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं होता। जिसके बाद वो अलार्म बंद करने के लिए पासवर्ड डालने वाले डिस्प्ले को तोड़ देता है लेकिन अब भी अलार्म बंद नहीं होते। जिसके बाद वो कैमरास को और सेंसर को भी डिस्कनेक्ट कर देता है। अलार्म तो बंद हो जाते हैं लेकिन डिस्प्ले तोड़ने की वजह से घर के सभी AC गर्म हवा फेंकना शुरू कर देते हैं जिससे निमो को बहुत गर्मी लगती है। वो किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता है। वो मेन डोर पर जाता है जिस पर वो छेद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। इसके बाद वो किचन में आता है और जब वो टैब ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि घर का पानी भी ऑफ हो चुका है। जिसके बाद वो फ्रिज चेक करता है जहाँ पर उसे थोड़ी सी खाने की चीजें और पीने का पानी मिल जाता है। पानी पीने के बाद एक बार फिर से वो दरवाजे के पास आता है और उसमें होल करना शुरू कर देता है। जब थोड़ा सा होल हो जाता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजे के पीछे एक मेटल की शीट है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। वो पूरी तरह से हताश हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि इस पेंट हाउस का जो ओनर है वो लंबी छुट्टियों पर गया है, वो जल्द वापस नहीं आने वाला। वो अपने दोस्त को रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता क्योंकि शायद वो यहाँ से जा चुके हैं। निमो अपने आप को शांत करता है। वो समझ जाता है कि अब उसे इसी पेंट हाउस में इन्हीं हालातों में रहने की आदत डालनी होगी क्योंकि यहाँ से बाहर निकल पाना अब पूरी तरह से नामुमकिन है। निमो अब खाना खाता है जिसके बाद वो टीवी चलाता है। टीवी में थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है और जब वो चैनल्स को चेंज करता है तो उसे यहाँ का जो सिक्योरिटी कैमरा होता है उसका एक्सेस मिल जाता है, यानी कि वो उस कैमरे में जितनी भी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती है उन्हें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। वो देखता है कि इस बिल्डिंग में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है। अब वो सो जाता है और अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जो पेंट हाउस के ऊपर उड़ रहा होता है। वो भागकर विंडो की तरफ जाता है। उसे पता है कि ये उसके साथी हैं लेकिन वो उस हेलीकॉप्टर को देख नहीं पाता। इसके बाद एक बार फिर से वो अपने साथियों को रेडियो से कॉल करता है लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता। हर बीतते घंटे के साथ यहाँ पर गर्मी बढ़ रही होती है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। लिविंग रूम में एक छोटा सा पूल होता है जिसके पानी से वो अपना मुंह धोता है जिससे उसे राहत मिलती है। दरअसल वॉशरूम में भी पानी नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ से निकले तो निकले कैसे। यहाँ पर एक फोन भी होता है जो डेड है। दरअसल सिक्योरिटी सिस्टम ऑन होने की वजह से फोन डेड हो चुका है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है जहाँ पर लाइट्स होती है। उसके दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना वो ऊपर से लाइट्स को तोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाए। वो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके ऊपर स्काई लाइट तक पहुंचना चाहता है लेकिन गर्मी बहुत होने की वजह से वो थक जाता है। जिसके बाद वो पूल का पानी पीने की कोशिश करता है लेकिन उस पानी को पी नहीं पाता क्योंकि उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वो देखता है कि अंदर एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा होता और अब
वो फिश टैंक का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उस पानी को भी वो नहीं पी पाता। जिसके बाद वो फ्रीजर से बर्फ निकाल कर खाता है, जिससे उसकी प्यास बुझ जाती है। लेकिन वो जानता है कि बहुत ज्यादा वक्त तक वो इस तरह से सरवाइव नहीं कर सकता। अब वो एक बार फिर से काम पर लग जाता है। वो स्काई लाइट तक पहुंचना चाहता है, जिसके लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा करता है। साथ ही बीच बीच में थक जाने की वजह से वो आराम करता है, जिस दौरान वो अपनी स्केच बुक पर स्केचेस बनाता है। ये वही स्केच बुक है जो बचपन से उसके साथ है, जिसके बारे में उसने अपनी टीचर को बताया था। यहाँ पर वो सिक्योरिटी कैमरास को भी देखता रहता है, जिसमें वो जैस्मीन नाम की एक लड़की को भी देखता है जो यहाँ पर काम करती है। निमो अब उसे पसंद करने लगा है। निमो को यहाँ पर अब एक हफ्ता बीत चुका है। फ्रिज में हर तरह का खाना और बर्फ खत्म हो चुकी है, इसीलिए अब उसे फूड केन से खाना होगा। और जब वो फूड केन को चाकू से खोल रहा होता है तो उसका हाथ कट जाता है, जिसके बाद वो कपड़ा अपने हाथ में बांध लेता है। निमो को यहाँ पर कभी कभी इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि वो फ्रीजर के अंदर अपना मुंह डालकर ठंडा करता है। हालांकि फ्रिज चल रहा है, लेकिन घर के जितने भी एसी होते हैं वो सब गर्म हवा फेंक रहे होते हैं, जिन्हें ऑफ नहीं किया जा सकता। अब एक दिन यहाँ पर निमो को एक दरवाजा मिलता है। जब उस दरवाजे को खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये पेंट्री है, जहाँ पर खाने का बहुत सारा सामान है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। और तभी उसे अजीब सी आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि गार्डन के जो स्प्रिंकलर्स हैं वो ऑन हो गए हैं, जिससे पानी आ रहा है। उस पानी को पीकर निमो अपनी प्यास बुझाता है और वहीं पर लेट जाता है। अब तक निमो स्काई लाइट तक पहुंच नहीं पाया। उसने घर के बहुत सारे सामान को यूज कर लिया है और बहुत मेहनत करने के बाद वो लाइट तक पहुंच जाता है और अब उसे लाइट को खोलना होगा। बीच बीच में वो आराम करने के लिए कैमरा में दिख रहे जितने भी लोग होते हैं उनके स्केच बनाना शुरू कर देता है, खास तौर पर उस काम करने वाली लड़की का, जिसे वो पसंद करने लगा है। अब निमो देखता है कि जैस्मीन आज उसी पेंट हाउस के बाहर काम करने के लिए आई है। वो भागता हुआ दरवाजे के पास जाता है, उससे मदद मांगता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन निमो की किस्मत अच्छी नहीं होती। उसने ईयरफोन्स लगाए होते हैं, जिस वजह से वो निमो की आवाज नहीं सुन पाती। निमो अब किसी भी तरह से ऊपर से निकलने का रास्ता बनाना चाहता है, लेकिन वहां से लाइट्स को खोलना, उसमें जो स्क्रू लगे हैं उनको खोलना इतना आसान नहीं है। वो एक बोतल को तोड़ने के बाद उससे अपनी आंखों के लिए ग्लासेस बनाता है ताकि वो ज्यादा देर तक काम कर सके, उसकी आंखों में रोशनी ना चुभे। लेकिन इस दीवार को तोड़ना, ऊपर से लाइट्स को खोलना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे निमो के दिमाग पर भी असर होना शुरू हो जाता है। वो अकेलेपन से बोर हो चुका है। वो घंटे तक सीसीटीवी कैमरे में यहाँ पर लोगों की हलचल को देखता रहता है। उसे पता है कि कौन सा कर्मचारी कब आता है। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि कभी कभी वो डांस करने लगता है। यहाँ पर एक पिजन भी फंसा होता है। वो उससे मदद मांगता है, उससे बात करता है। और एक दिन अचानक से एसी जो पहले गर्म हवा फेंक रहे थे, अब वो ठंडी हवा फेंकना शुरू कर देते हैं, यानी कि टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। निमो को इससे बहुत राहत मिलती है, लेकिन जल्दी टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और गर्म कपड़ों की खोज में वो एक कबर्ड को खोलता है, जहाँ पर उसे खुफिया दरवाजा मिलता है। उसे लगता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो एक कमरे में पहुंचता है जहाँ पर एक डेड बॉडी होती है, जो कि इस घर के ओनर की है। और जब वो उसे पास जाकर टच करके ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये मोम का एक पुतला है। यहाँ पर उसे इगोन सिला का वो सेल्फ पोर्ट्रेट भी मिल जाता है, जिसकी कीमत $30 मिलियन है। साथ ही यहाँ पर उसे एक बहुत खास बुक मिलती है, जिसका नाम है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। हालांकि निमो को वो पेंटिंग मिल चुकी है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था, पर यहाँ से बाहर जाने का उसे कोई दरवाजा नहीं मिलता। एक बार फिर निमो बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो कैमरे में देखता है कि वो काम करने वाली लड़की जिसे वो पसंद करता है वो उसके दरवाजे के पास बैठी है। वो जाकर दरवाजे पर जोर जोर से मारता और चिल्लाता है, पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। वो उसकी आवाज नहीं सुनती और लिफ्ट से नीचे चली जाती है। निमो अब पूरी तरह से हताश हो चुका है। घर का टेम्परेचर पहले से ज्यादा कम हो चुका है, जिस वजह से उसे बहुत ठंड लग रही होती है। वो उस पिजन को देखता है जिसे चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो चलने की, उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। निमो इस तरह से यहाँ पर मरना नहीं चाहता, इसलिए वो तय करता है कि वो यहाँ से किसी भी तरह से निकलेगा। वो स्काईलाइट को खोलेगा। दरअसल वहाँ पर बड़े बड़े नट बोल्ट्स हैं, जिसे खोलना इतना आसान नहीं है। अगले दिन एक बार फिर से वो उन नट बोल्ट्स को खोलने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। वो एक नट खोल देता है, जिससे निमो को बहुत खुशी मिलती है। उसके अंदर एक उम्मीद जागती है कि वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। उसका खाना खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे अब डॉग फूड खाना पड़ता है। खाना खाने के बाद वो एक बार फिर से काम पर लग जाता है और नट्स को खोलना शुरू करता है।
लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो ऊपर से नीचे गिरता है। उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, जिससे उसे बहुत पेन होता है। वो अपने पैर को बांधकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा होता है। अब उसे यहाँ पर हेल्यूसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं। उसे दिखता है कि यहाँ पर काम करने वाली लड़की, जिसका नाम जैस्मिन है, जिसे वो पसंद करता है, वो पेंट हाउस के अंदर आ गई है। और जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि ये उसके दिमाग का भ्रम है। उसका दिमाग बहुत कमजोर हो चुका है। एक बार उसे ऐसा भी लगता है कि घर का जो ओनर है वो उसके ऊपर हमला कर रहा है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि छत पर एक काले रंग की चीज लगी है, जिस पर लाइट ब्लिंक कर रही है। और वो समझ जाता है कि ये फायर अलार्म है। उसके पास अब ये आखिरी उम्मीद बची है जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। और अब निमो मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ पेपर्स पर आग लगाता और उस आग को उस फायर अलार्म के पास ले जाता है। लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। फायर अलार्म नहीं बजता, बल्कि घर के सारे स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं, जिससे चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। पूरा का पूरा घर गीला हो चुका है। नीमो यहाँ पर जितने भी स्केचेस होते हैं उन सब को स्टेयर्स के नीचे रख देता है ताकि वो पानी से खराब ना हो। अगले दिन वो द मैरिज ऑफ द हेवन एंड हेल बुक पढ़ता है। और जब वो उस बुक को पढ़ रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि इस घर के ओनर की बेटी अपने डॉग के साथ ग्लास की वॉल के दूसरी तरफ खड़े होकर उसे देख रही है। निमो जानता है कि ये उसका भ्रम है। वो जानता है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो ऊपर उसे स्काईलाइट को खोलना होगा। वो एक बार फिर से कोशिश करता है और अब वो सारे के सारे नट्स को खोल देता है। जिसके बाद वो इस पेंट हाउस के ओनर के लिए दीवार पर एक मैसेज लिखता है, जिस पर वो लिखता है कि बिल्लियां मर जाती हैं, म्यूजिक फेड हो जाता है, पर आर्ट वर्क हमेशा जिंदा रहता है। दरअसल ये सब वो अपने बचपन के एक्सपीरियंस से लिख रहा होता है। आगे वो लिखता है कि मैंने तुम्हारी 3 चीजों को डिस्ट्रक्शन से बचा लिया। दरअसल उसने 3 पोर्ट्रेट्स को यहाँ पर बचाकर सीढ़ियों के नीचे रख दिया होता है। वो लिखता है कि मैं यहाँ पर बहुत थोड़े वक्त के लिए था। ये तुम्हारे लिए घर है, लेकिन मेरे लिए एक पिंजरा था। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि कुछ नया बनाने के लिए हमें पुराने को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और अब निमो को दिखाया जाता है जो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ से वो ऊपर स्काईलाइट से बाहर निकल सकता है। तभी हमें उसकी छाया दिखाई जाती है कि वो यहाँ से निकल चुका है। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।